सभी को नमस्कार। आज 9th क्लास की शुरुआत होने जा रही है, हिंदी की क्लास की। और सबसे पहले जो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर है दो बैलों की कथा। आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास अभी किताबें नहीं होंगी, तो बहुत ज़्यादा इसके लिए प्रयास मत कीजिए, क्योंकि इसमें आपको पूरा जो भी पाठ होगा उसका सारांश बताया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा और उसके बाद फिर आपको उससे रिलेटेड कोई वर्क दिया जाएगा। तो जुड़े रहिए मुझसे यूट्यूब चैनल पर और साथ ही इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। दो बैलों की कथा, इसके जो लेखक हैं वो प्रेमचंद हैं। और प्रेमचंद देखा जाए तो हिंदी साहित्य के सबसे बड़े कहानीकार, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा, कहानीकार, उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। और प्रेमचंद कहानी के धनी थे, भाषा के धनी थे। इनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 ईस्वी वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में। और प्रेमचंद की जो प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं, अगर हम कहानियों की बात करें तो मानसरोवर के 8 भाग हैं और इन 8 भागों में प्रेमचंद की लगभग 400 कहानियां संकलित हैं। उसके अलावा निर्मला, गोदान प्रमुख उपन्यास हैं इनके। गोदान को तो कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है, किसानों की दशा उसमें देखने को मिलती है अच्छे से। उसके अलावा रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, ये भी इनके अन्य उपन्यासों के नाम हैं। अगर हम देखें तो मुंशी प्रेमचंद ने लगभग 11 उपन्यास लिखे हैं और इनका वास्तविक नाम था धनपत राय और उर्दू में लिखते थे नवाब राय के नाम से। तो प्रेमचंद के बारे में इतना जानना आपको बहुत ज़रूरी है। जिस साल 1936 में इनका गोदान नामक उपन्यास आया, उसी साल 6 अक्टूबर 1936 ईस्वी को इनका निधन हो गया और ये हिंदी साहित्य के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। आज हम इनकी कहानी दो बैलों की कथा पढ़ने जा रहे हैं। इसके बारे में आपको बताऊं, दो बैलों की कथा के जो प्रमुख पात्र हैं, दो बैल हैं, हीरा और मोती। और हीरा और मोती नाम के बैल सीधे साधे भारतीय लोगों के प्रतीक हैं। ये शक्तिशाली, कमाऊं और सीधे साधे होते हुए भी मनमाने अत्याचारों को सहते हैं। और कहानीकार इनके माध्यम से दिखाना चाहता है उस समय की परतंत्रता को, कि भारतीय किस तरह से गुलाम थे, इन बैलों के माध्यम से दिखाना चाहता है। बैल जानवरों में देखा जाए तो गधा सबसे बुद्धिहीन माना जाता है। इसका सबसे बड़ा जो कारण है उसका सीधापन और सहनशीलता है। गधे से कुछ ही कम सीधा एक और प्राणी है बैल। ये लेखक का कहना है, कहानीकार प्रेमचंद का कहना है कि गधे से कुछ कम ही सीधा एक प्राणी है, वो है बैल। और यह कभी कभी अड़ भी जाता है, इसलिए उसका स्थान गधे से कुछ नीचा है। तो शुरू में कहानी में दिखाया गया है कि हीरा और मोती बहुत अच्छे मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, सच्चे मित्र हैं और झूरी काछी के बैल हैं। तो झूरी काछी से कहानी शुरू होती है। झूरी के पास दो बैल थे, एक किसान झूरी, उसके पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के सुंदर बैल थे, सुडौल बैल थे और बड़े चौकस रहते थे, चौकस बैल थे। लंबे समय से साथ साथ रहते हुए दोनों में गहरा प्रेम हो जाता है। वे साथ साथ खेलते हैं, साथ साथ धौल धप्पा करते हैं आपस में, यानी एक दूसरे को सींग से आपस में ठेलते हैं, सींग से एक दूसरे के साथ खेलते हैं और आंखों से ही एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। हीरा मोती उसके बाद झूरी की ससुराल में जाते हैं, क्योंकि झूरी एक बार दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज देता है। लेकिन बैल कहाँ जानते हैं ये सब बात, बैल समझते हैं कि झूरी ने भेज दिया है, वे अड़ जाते हैं। झूरी का साला जैसे जैसे उन्हें आगे धकेलता है, वे पीछे से जोर लगाते हैं। मुश्किल से वे शाम को नए स्थान पर पहुंचते हैं, परंतु उनका मुंह वहाँ वो चारे में नहीं डालते, उनका मन बिल्कुल नहीं लगता। नया घर उन्हें बिल्कुल बेगाना सा लगता है। और उसके बाद फिर दोनों बैल एक दूसरे की ओर देखते हैं, आंखों ही आंखों में सलाह कर लेते हैं और पगहे कहते हैं वो जो रस्सी बांधी जाती है उससे, बैल के गले से होकर, तो उसको पगहे को तोड़कर, वो खूंटे से बंधा होता है, उसको तोड़कर झूरी के घर को चल पड़ते हैं। झूरी ने सुबह अपने बैलों को
चरनी पर खड़ा देखा तो वो गदगद हो जाता है, खुश हो जाता है, क्योंकि उसका भी मन नहीं लग रहा होता बैलों के बिना। चरनी मतलब जहाँ पर वो उनका चारा रखा होता है, जहाँ पर वो नाद में उसके बाद मुँह डालते हैं, पानी साथ-साथ पीते हैं, चारा खाते हैं, वहाँ पर खड़ा देखता है। तो बैलों की आँखों में विद्रोह भरा स्नेह होता है, विद्रोह करके आए होते हैं। गाँव के बच्चे भी तालियाँ बजा-बजा कर उनका स्वागत करने लगते हैं बैलों का। पत्नी बहुत गुस्से में आ जाती है, क्योंकि भई उसके मायके से वो वापस आए होते हैं। उन्हें क्या-क्या कह देती है और सूखा चारा देती है। अब बैल सूखा चारा भी कैसे खाएँ? अब छुरी कहता है अपने नौकर से, ज़रा उसमें थोड़ा डाल दे, उसमें खली डाल दे, थोड़ा बैलों के लिए थोड़ा चारा जो उन्हें अच्छा लगे, सूखा मत दे चारा। लेकिन मालकिन के डर से वो नौकर भी नहीं करता। और उसके बाद फिर छुरी का साला एक बार फिर से आता है, उसका नाम गया होता है। इसमें छुरी के साले का नाम भी याद करने लायक है, गया। गया एक बार फिर से हीरा मोती को ले जाता है, और इस बार तो जब बहुत गुस्सा आ जाता है छुरी के साले को, गया को, तो वो उसकी नाक पे डंडे से मारता है, नाक पे डंडे मारता है उनके। उसके बाद वो उसका हल लेकर भी भाग जाते हैं। वो सब तोड़ ताड़ कर वहाँ से रस्सी, हल, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो जाता है, और गले में लंबी लंबी रस्सियाँ थी उनके, फिर पकड़े जाते हैं। अब उसके बाद फिर से सूखा चारा मिलता है उन्हें। लेकिन इस समय क्या होता है, शाम के समय एक वहाँ और पात्र है, भैरव। भैरव की एक नन्ही लड़की होती है, वो 2 छोटी-छोटी रोटियाँ लेकर आती है। अब रोटियाँ खाकर हीरा मोती की आत्मा प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि बैलों को पता लगता है कि जो लड़की है उसकी दशा भी वैसी ही है। वो जो नन्ही लड़की है उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती है। मोती का दिल किया कि वह भैरव को या उसकी नई पत्नी को उठाकर फेंक दे, परंतु लड़की का स्नेह याद करके चुप हो जाते हैं। उन 2 रोटियों से उनका पेट तो क्या भरता, लेकिन ऐसा लगता है मानो उनकी आत्मा को भोजन मिल गया। बहुत खुश हुए वो 2 रोटी खाकर उस छोटी बच्ची के हाथ से। अगली रात उन्होंने रस्सी तुड़ाकर भागने की योजना बनाई और रस्सी को कमज़ोर करने के लिए चबाने लगे। परंतु तभी नन्ही लड़की आ जाती है फिर से, और दोनों की रस्सियाँ खोल देती है। लेकिन बैल लड़की के स्नेह के कारण नहीं भागते हैं। लड़की ने शोर मचाया, उसके बाद फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, दादा भागो भागो। उसके बाद हीरा मोती भागते हैं, और गांव के और लोग भी उनके पीछे पीछे। दोनों रास्ता भटक जाते हैं। नए नए गांव पार करते हुए एक खेत के किनारे पहुंच जाते हैं, और खेत खेत था मटर का। अब दोनों खूब मटर खाते हैं और मस्ती में आकर उछलने कूदने लगते हैं। फिर एक बड़ा सांड उनके सामने आ जाता है। दोनों डर जाते हैं कि इस सांड से कैसे मुकाबला करें। हीरा ने मोती को सलाह दी और दोनों उस पर मिलकर आक्रमण करने लगते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे सांड से जीत जाते हैं। थोड़ी देर तक दोनों उसे लड़ते हैं और जीत जाते हैं। विजय का उन्माद ऐसा होता है, विजय का नशा ऐसा होता है कि दोनों बातें करने लगते हैं, और सामने मटर का खेत होता है। अब क्या था, मोती उसमें घुस जाता है और मटर खाने शुरू ही करता है कि 2 आदमी आ जाते हैं और लाठियां लेकर आते हैं। हीरा तो भाग जाता है, परंतु मोती कीचड़ में फंस जाता है। उसके बाद हीरा ने मोती को फंसा देखा जब, तो हीरा भी लौट आता है। अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ता। ये कहानी से बहुत बड़ी सीख मिल रही है हमें, जीवन मूल्य सिखा रही है कि अपने दोस्त को विपत्ति में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, और वो नहीं छोड़ता। उसके बाद रखवाले दोनों को पकड़ लेते हैं और खूब धुनाई होती है, खूब पिटाई होती है। उसके बाद उन्हें बंद कर देते हैं कांजी हाउस में। कांजी हाउस उस समय पशुओं की हाजिरी के लिए एक स्थान था। हाजिरी ऐसे आपकी तरह नहीं कि क्लास में बैठे और यस सर अटेंडेंस हो रही है उनकी, ऐसा नहीं होता था। वहाँ काजी हाउस में पशुओं को बंद करके रखा जाता था, और हर सुबह शाम उनकी गिनती होती थी, ये देखने के लिए कि कहीं कोई पशु गिनती में कम तो नहीं हो गया, कोई भाग तो नहीं गया है, दीवार फाँद के या बाड़ा फाँद के कोई भाग तो नहीं गया। तो जो भी आवारा पशु उन दिनों होते थे, उनको सबको कहाँ बंद किया जाता था, काजी हाउस में बंद करके रखा जाता था। अब हीरा मोती भी काजी हाउस में आ गए। उसके बाद लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या किया, औरों को जगाया। ये भी हमें एक आज़ादी में जैसे सेनानी एक दूसरे को जगाते थे आज़ादी की लड़ाई के लिए, वो सिखाता है। उन्होंने एक दूसरे को जगाया, और उस जगाने के दौरान हीरा मोती ने सबसे कहा कि हम दीवार तोड़ेंगे और सब भागोगे। और उसके बाद सब जैसे जैसे उन्होंने बड़ी 1 2 3 घंटे जोर आजमाइश करी, और उसके बाद वो दीवार जो थी वो गिरा दी। अब दीवार जब गिरा दी, जानवरों की जान में जान आई। सबसे पहले घोड़ियाँ भाग निकली, घोड़ियाँ भी थी वहाँ, फिर बकरियाँ, और फिर भैंसें भागी।
गधे वहीं खड़े रहे। गधे वहीं खड़े रहे। बोले भागने का क्या फ़ायदा, फिर पकड़े जाएंगे। मोती ने उन्हें सींग मार मार के भगाया, ज़बरदस्ती भगाया फिर वो मोती ने उन्हें, गधों को। लेकिन हीरा रस्सी से बंधा था, कैसे भागता। हीरा ने मोती को कहा कि वो भाग जाए वरना उसकी खूब पिटाई होगी। मोती बोला, मैं विपत्ति में तुम्हें अलग कर सकता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि संकट के समय तुम्हें छोड़ के भाग जाऊं। वो भी वहीं सो गया। सुबह होते ही काजी हौस के कर्मचारियों में खलबली मच गई। उन्होंने मोती की खूब मरम्मत की और उसे मोटी रस्सियों में बांध दिया, क्योंकि सारे जानवर तो भाग गए थे, केवल यही बचे। अब हीरा मोती एक हफ्ते तक, पूरे 7 दिनों तक वहीं बंधे रहे, कुछ खाने को भी नहीं मिला उन्हें। अब दोनों की बिल्कुल ऐसे हो गई थी, देह बिल्कुल कंकाल जैसी होने लगी। एक दिन अब उनकी नीलामी होने लगी। अब कोई खरीदार उन्हें कैसे खरीदेगा, इतने कमज़ोर हो गए थे। फिर एक कसाई उन्हें खरीद लेता है, और कसाई कसाई आप जानते ही हैं, उसने मारने के लिए उनको खरीदा होगा। अब वो दाढ़ी वाला कसाई होता है, खूब दड़ियल कसाई होता है, वो ले जा रहा होता है उन्हें। और उसके बाद जब वो कसाई उन्हें लेके जा रहा होता है, उसको देख के ही डर लग रही होती है हीरा मोती को। बड़ा खतरनाक होता है वो, पूरा ऐसे बड़ी बड़ी मूछें और फिर बड़ी बड़ी दाढ़ी उसकी, और जा रहा होता है वो, तो बड़ा डर लग रहा होता है हीरा मोती को। उसके बाद कसाई उन्हें भगाए जाता था। रास्ते में उन्हें एक पूरा झुंड नजर आया गाय बैलों का। तो हीरा मोती सोच रहे थे कि अब ये बड़े उछल कूद रहे हैं गाय बैल, हमारी चिंता भी नहीं हो रही इन्हें। लेकिन उसके बाद तभी अचानक लगा हीरा मोती को कि ये तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, ये रास्ते तो जाने पहचाने से लग रहे हैं। और उसके बाद उनका जो कमज़ोर शरीर था उसमें जान आ गई बिल्कुल। जैसे ही झूरी का घर नज़दीक आता है, वो तेज़ी से भागने लगे और सीधे जाकर जहाँ पर वो खाना खाते थे, जहाँ पर वो पानी पीते थे, वहाँ पर खड़े हो गए। झूरी ने उन्हें देखा और गले लगाने लगा। बैल भी झूरी के हाथ चाटने लगे। कसाई ने बैल की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, बैल मेरे हैं। कसाई बोला, मैंने नीलामी से लाया हूँ। बैलों को जबरदस्ती ले जाने लगा। उसके बाद मोती ने उस पर सींग चलाया तो कसाई भागा। मोती ने उसे भगाया तो वो गांव से दूर भाग गया बिल्कुल। उसके बाद फिर झूरी बड़ा खुश हो गया, उनको खूब भूसा दिया, चोकर दिया, दाना भर दिया। दोनों मित्र, दोनों दोस्त हीरा और मोती जम के खाने लगे। पूरे गांव में उत्साह छा गया कि लोग तो सोचते थे बैल कहाँ गए। और मालकिन भी आई। मालकिन ने दोनों के माथे चूम लिए। और यहाँ पर ये कहानी समाप्त होती है, दो बैलों की कथा। और बहुत अच्छी कहानी है, देखा जाए तो हमें जीवन मूल्यों की शिक्षा तो ये देती ही है, और उसके अलावा हमें ये भी बताती है कि किस तरह से जो बैल थे आपस में उन्होंने दोस्ती निभाई। हमें भी हमेशा इसी तरह दोस्ती निभानी चाहिए। संकट में कभी भी मित्र का साथ नहीं छोड़ना चाहिए हमें। तो इसके बाद हम इसके प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रेमचंद के बारे में ज़रूर याद रखिएगा। फिर से बता रहा हूँ, महान कहानीकार और उपन्यास सम्राट। उपन्यास सम्राट उन्हें कहा जाता है प्रेमचंद को। आपने बाद में भी एक प्रेमचंद के फटे जूते इसमें पाठ पढ़ना है, उसमें भी उनके बहुत सारे विशेषण उनके लिए आएंगे। लेकिन फ़िलहाल इतना याद रखिए, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था बताइए? हाँ, वाराणसी में, उसके पास लमही नामक गांव में हुआ था। लमही याद रखिएगा। 31 जुलाई 1880 ईस्वी याद रखिएगा, 31 जुलाई 1880। और मृत्यु याद रखिएगा, 6 अक्टूबर 1936 ईस्वी। गोदान उनके उपन्यास का नाम याद रखना है आपको। और जो कहानी संग्रह जो 8 खंडों में है, मानसरोवर। तो प्रेमचंद की एक कालजयी कहानी आपने सुनी, दो बैलों की कथा। बाद में फिर हम इसके प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर मंजू नटवाल, केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी, प्रथम पाली से आप सभी को धन्यवाद और नमस्कार।